गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 6th क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट। और सोशल साइंस का छठा अध्याय हमारा चल रहा है गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन में हमने देखा कि ज़मीनी संबंधी हमारी समस्याओं का समाधान और समस्याओं जो ज़मीनी हमारे रिकॉर्ड होता है ये पटवारी रखता है, और पटवारी सही ढंग से कार्य करता है नहीं जांच जो करता है इसके लिए जो तहसीलदार, पटवारी के ऊपर तहसीलदार होते हैं। तो बच्चों, एक किसान अपनी जमीन, जैसे कि हमने पता किसान के बाद मानो एक किसान के का जैसे खेत है तो किसान के 3 पुत्र हैं, तो किसान के बाद जैसे किसान के खेती उसके वारिस उसके ये तीनों पुत्र ही बनेंगे। ऐसा ही था ना, A, B, C। किसान के ये 3 बेटे हैं। 3 बेटे उसकी मृत्यु के बाद या जैसे कई बार वो समय ही पहले ही अपनी जमीन अपने पुत्रों में बांट देता है, परंतु कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि मानो उसके पुत्री भी हैं, बेटी भी हैं, तो बेटी को अपने पिता की जमीन में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था, क्योंकि बेटी को क्या हमारे भारत में जैसे क्या माना जाता है, हमारे देश में हमारी क्या सोच है हम कि लड़की तो पराया धन है। और कई बार ऐसा हो जाता था कि ससुराल में भी उसको मानो ससुराल में शादी के बाद उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती कि वहां पर भी उसको उन सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता, तो वो कहां पर जाए, कैसे अपना जीवन यापन करे। न ही तो पिता की संपत्ति में अधिकार रहा और न ही पति की में। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक नया कानून हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया। कानून क्या? हिंदू अधिनियम धारा 2005 में ही जैसे एक कानून बना। इस कानून के अनुसार बेटी भी बेटों के समान ही पिता की संपत्ति की हकदार होती हैं। पिता अपनी जमीन का बंटवारा करते समय ये देखता है कि उसकी कुल संतान कितनी है। ये नहीं कि मानो उसके 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो 3 बेटों में ही जमीन को बांटे, ऐसा नहीं। उसकी कुल संतान कितनी है, अगर 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं 5 हैं तो उसको 5 भाग अपनी जमीन के करने होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय सरकार के द्वारा बेटियों को भी अपने पिता की जमीन का वारिस बनाया गया। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बट जाती थी पहले, परंतु अब कानून बदल गया है। अब नए कानून के अनुसार बेटों में, बेटियों में और साथ ही उनकी माँ का भी एक हिस्सा होता है। अब देखो, अगर माँ को कुछ नहीं मिलेगा तो माँ को अपना जीवन यापन कैसे करेगी? माँ को कौन रखेगा? वो कहेगा उसके पास जाओ, दूसरा बेटा कहेगा कि नहीं उसके पास जाओ। तो इसी प्रकार से माँ के सही ढंग से जीवन यापन कर सके तो इसलिए माँ को भी अपने बराबर जमीन का, अब मानो कि 2 बेटियां हैं 3 बेटे हैं 5 हैं, एक उनकी माँ, तो पिता की मृत्यु के बाद जमीन के कितने हिस्से होंगे? 6 हिस्से होंगे। तो इस प्रकार से जमीन को पुत्र पुत्रियों और साथ ही उनकी माँ का भी बराबर हिस्सा रखा गया है। तो यह कानून देश के सभी राज्यों में लागू होता है। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है बच्चों, जिस कविता के द्वारा ये समझाया गया है कि बेटियां भी अपने पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हकदार होती हैं। बेटे की भी, क्योंकि उसे घर में जन्म लिया है तो बेटे की भी चाह होती है कि उसका कुछ ऐसा हो जिसे वह बड़े गर्व से अपना बता सके। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, कि पापा को तो उनके पिता से मिलता है, दादा से मिलता है। यहाँ यह घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, और बाद में पिता से भैया को मिल जाता है। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या कहती हैं कि हमें क्या मिलेगा? बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, कि बेटी अपने पिता के घर में हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, दूसरों की अमानत होती है।
लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो बेटी क्या कहती है कि पिता जी, मुझे आप दहेज न दिए, मुझे महंगे वस्त्र और गहनों की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आप इतना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दें जिस पर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं और जिसे मैं बड़े गर्व से अपना कह सकूं। तो इस प्रकार से बेटी भी अपने पिता की जमीन जायदाद में अपना हिस्सा की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ इसी के साथ हमारा पूरा हो जाता है।